हेलो, नमस्कार सर। सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं सर। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इस बोनिंग थेरापेटिक पॉकेट बुक से कितने एमसीक्यूज एग्जाम में आए हैं हम वो देखने वाले हैं। और हमको देखकर ये आश्चर्य करना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेपोर्टरी में से कम उसका 50% भाग ये रेपोर्टरी ही कवर करता है। तो आप देखेंगे कि बार बार इसी रेपोर्टरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो रेपोर्टरी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी के रहते हैं। तो हम लोग आज सिर्फ एमसीक्यूज करने वाले हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो इस इन सबको समझ के क्या होता है इन बातों को जानकर क्या पता लगता है कि रेपोर्टरी प्रैक्टिस के लिए भी बेहद अहम है और एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए भी ये बेहद अहम रेपोर्टरी है, जिसको जानना, इसके कंस्ट्रक्शन को जानना, इसकी फिलोसफी को जानना बहुत काम का हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो हम कल कर चुके थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एकदम नए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस रेपोर्टरी के अंदर के जो रूब्रिक्स हैं, जैसे माइंड सेक्शन के कुछ रूब्रिक्स हैं, अलग अलग सेक्शंस के जो रूब्रिक्स हैं उनको पूछा गया है, और कुछ जो प्रॉपर थियोरेटिकल पार्ट है उनसे पूछा गया है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द 7 points of Boning-Assan's concept of totality, क्विड मीन्स, क्विड का क्या अर्थ होता है? पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअलिटी, डिजीज इट्स नेचर एंड पिक्यूलियरिटी, सीट ऑफ द डिजीज या accompanying symptom। क्या होता है इसका मतलब? बी डिसीज इन नेचर एंड पेक्युलियरिटी। बी डिजीज इट्स नेचर एंड पिक्यूलियरिटी, ये हम ऑलरेडी कल भी कर चुके थे क्योंकि बोनिंग-असन के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है और रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स में भी एक क्वेश्चन लागू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ टू रेपर्टराइज अ केस वेयर अ कंप्लीट सिम्टम इज अवेलेबल। जहां पर कंप्लीट सिम्टम होगा वहां पर केस को किस तरीके से रेपर्टराइज किया जाएगा? कैंट के मेथड से, क्लिनिकल मेथड से, बोरिक के मेथड से, या हानेमन एंड बोनिंग-असन के मेथड से? डी सर। डी सर। डी यानी कि हानेमन और बोनिंग-असन के मेथड। जी, यानी कि हम हानेमन और बोनिंग-असन के मेथड से इसको हम करेंगे, क्योंकि बोनिंग-असन का ही मेथड था कंप्लीट सिम्टम वाला और वो उन्होंने फॉलो किया था हानेमन से। बोनिंग-असन की सारी रिपोर्ट जो है वो इसी कंप्लीट सिम्टम की फिलोसफी पर बेस्ड है, जिसमें वो लोकेशन, सेंसेशन और मोडालिटीज को ज्यादा महत्व देते हैं। और उनका कहना है कि तीनों चीजें अगर किसी एक सिम्टम में मिलते हैं तो वो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। यानी कि कोई सिम्टम जो कंप्लीट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है जिसमें कंप्लीट सिम्टम मिल रहा हो, जहाँ पे लोकेशन भी हो, सेंसेशन भी हो, मोडालिटी भी हो, तो हम उसको बोनिंग-असन के मेथड से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a correct combination with respect to the maxim and its meaning? यूबी का मतलब है accompanying symptom, क्यूबस ऑक्सिलस का मतलब है सीट ऑफ द डिजीज, कोमोडो का मतलब है मॉडिफिकेशन और क्वांडो का मतलब है कॉज ऑफ डिजीज। कौन सा इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन है? ए, बी या सी? सी। सी माने कोमोडो का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, क्वांडो का मतलब क्या होता है? द टाइम ऑफ अपीयरेंस। टाइम ऑफ मोडालिटी, टाइम मॉडिफिकेशन या टाइम मोडालिटी, है ना। क्यूबस ऑक्सिलस का क्या मतलब होता है? accompanying symptom, ठीक है।
और ये जो कॉज ऑफ डिजीज दिया है, कॉज ऑफ डिजीज के लिए क्या शब्द यूज किया है डॉक्टर बोनिंगसन ने? कुर, है ना, CUR, कुर कहिए, क्योर कहिए। तो कुर का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिजीज। और ये यूबी का क्या मतलब होता है? हाँ, यूबी का मतलब होता है सीट ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेपर्टरी बोनिंगसन्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1840 या ऑप्शन डी 1846। सर स्लाइड चेंज प्लीज। कौन से साल में पब्लिश हुआ? 1846 में, है ना। पहले उन्होंने एंटीसोरिक बनाई, फिर उसके बाद रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन बनाई, फिर रिलेटिव किनशिप बनाया, और इन तीनों को बनाने के बाद उन्होंने 1846 में बोनिंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक बनाया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कल भी हमने किए थे, तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है, इन बोनिंग सर नेक्स्ट इन बोनिंगसन्स हेक्सामीटर कोमोडो मीन्स, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। कोमोडो मीन्स क्या होगा इसका? कोमोडो का मतलब सी होगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन। कोमोडो का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। क्वांडो का मतलब होता है टाइम मोडालिटी। क्योर का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। Who gave the idea of complete symptom? Hahnemann, Boningason, Kent या Stuart Close? बोनिंगसन ने complete symptom दिया। Who amongst the following brought the analogy of complete symptom with location, sensation, concomitant and modality? सेम क्वेश्चन है, शब्दों को तोड़ मोड़ कर अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो कौन था वो जिसने कंप्लीट सिम्टम के एनालॉजी, लोकेशन, सेंसेशन और मोडालिटी को एक साथ लेकर आए? केंट, बोनिंगसन, हर्बर्ट रॉबर्ट या डॉक्टर नेर? बोनिंगसन। बोनिंगसन। अगेन ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द वर्ड क्वांडो मीन्स इन रेपर्टरी लैंग्वेज? क्वांडो का क्या मतलब होता है? पर्सनालिटी, कॉज या सीट ऑफ डिजीज या ऑप्शन? ये जो क्विड यूवी क्यूबस ऑक्यूलस स्कोर कोमोडो क्वांडो, ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ के तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया है, जैसे ये यूपीएससी 2002 में पूछा गया है, लेकिन और भी बहुत सारे बार ये क्वेश्चन पूछे गए पर हटा दिए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी है, क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबस ऑक्यूलस स्कोर, कोमोडो, क्वांडो, ये सातों पॉइंट के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका आंसर होगा टाइम। क्वांडो का मतलब होता है टाइम मोडालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। He was the first person to evaluate remedies. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिन को उनके आने वाले सिम्टम्स के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसको आधार बनाकर उनको इवेलुएट किया, या ऐसा कहें कि उनको ग्रेड किया। तो कौन था वो जिसने सबसे पहले काम किया? बोनिंगसन थे, हानेमन थे, जार। पुष्पिन ने कहा है बी, लेकिन ऑप्शन ये बी नहीं है, केंट नहीं है। इट वाज बोनिंगसन। यस, इट वाज बोनिंगसन जो जिन्होंने सबसे पहले मेडिसिन को ग्रेड करना शुरू किया। ठीक है, कोई बात नहीं। पुष्पिन, सॉरी ए,
हाँ, वो गलती से आ गया होगा। बोनिंग हसन थे जिसने सबसे पहले मेडिसिन को इवेलुएट करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनिंग हसन वाज बोर्न इन द ईयर, कौन से सन में वो पैदा हुए? 1812, 1785, 1793 या 1801? सर नेक्स्ट है। हाँ, कौन से सन में ये पैदा हुए थे? ऑप्शन बी 1785 में ये पैदा हुए जी, 1785 में पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In the classification of characteristic symptoms into 7 categories by Bonning-Hassan, कोमोडो stands for, कोमोडो का क्या मतलब होगा? ये फिर से रिपीट ही ये क्वेश्चन, क्या होगा कोमोडो का मतलब? मोडालिटीज ऑफ टाइम, कॉजेशन, पर्सनालिटी ऑफ पेशेंट या मोडालिटीज ऑफ सर्कमस्टांसेस? तो डी, modalities of circumstances. ये ऑप्शन है मोडालिटीज ऑफ सर्कमस्टांसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोनिंग-हसन हैज गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस टू, किस चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? कॉन्कोमिटेंट्स और कंप्लीट सिम्टम को, मेंटल जनरल सिम्टम्स को, टाइम फैक्टर्स को या जनरल मोडालिटीज एंड पॉजिटिव मोडालिटीज? किस सिम्टम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? ए, कॉन्कोमिटेंट्स और कंप्लीट सिम्टम को सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने दिया। चलिए आगे देखते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ कंप्लीट सिम्टम? क्वेश्चन रिपीट हो गया। इट इज बोनिंग-हसन जिसने कंप्लीट सिम्टम का आइडिया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? हैव नो वैल्यू फॉर डिजीज डायग्नोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट, important for homeopathic therapeutic diagnosis या option D, all of the above? Sir, D. It is D, all of the above, क्योंकि ये कल भी एक क्वेश्चन था हमारे पास। सर कल किए थे ना इसलिए। हाँ, कल किए। Therapeutic pocket book was published in language, which language? हेलो सर। हेलो, हाँ सर, नशीब। हाँ सर। हाँ सर, सॉरी सर, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। बच्चों को क्या अभी नोट्स नहीं मिल पा रहे थे पढ़ने के लिए और वीडियो, तो ये बोलना था कि वो ऐप अपना अपडेट हो गया है। जिनके पास भी है वो दोबारा से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है उनको। तो उनको सारे नोट्स, वीडियो और पीडीएफ सब उसमें मिल जाएंगे। जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो पढ़ने में, तो अच्छा हो जाएगा सर सबके लिए। आज अपडेट हो गया है वो, तो सभी लोग अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। जिसमें वीडियो पढ़े सारे, अभी क्लास हो रही है और सारे नोट्स पढ़े। जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक किस भाषा में पब्लिश हुई थी? सर नेक्स्ट, जर्मन। जर्मन सर। जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन में पब्लिश हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बीटीपीबी में कितने ग्रेडेशन हैं? सर नेक्स्ट है, बीटीपीबी रेपर्टरी में कितने ग्रेडेशन हैं? 5, 4, 3 या 2? 5 ग्रेडेशन हैं। सिमिलर ग्रेडेशन हमको रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स में भी मिलते हैं। यस चित्र गरिमा, ये 5 ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी मेडिसिन इन ओरिजिनल एडिशन रेपर्टरी ऑफ बीटीपीबी? कितने मेडिसिन हैं जो इनकी ओरिजिनल रिपोर्टर थी, उसमें कितने मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था? 342? यस, इट वाज 126। जो उसके बाद, यस 126 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका है, 126 रेमेडीज ओरिजिनल एडिशन में यूज किए गए थे। उसके बाद जब एडिट किया गया, जब उसको किसने एडिट किया था? किसने एडिट किया था? टीएफ एलन। यस, टीएफ एलन ने उसको एडिट किया। जब उन्होंने उसमें एडिट किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 मेडिसिन घटा दी और 220 मेडिसिन बढ़ा दी। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 342। तो जो 342 दिया हुआ है ऑप्शन ए,
ये ओरिजिनल नहीं था, ये आने वाले जो एडिशन थे उसके अंदर ये 342 थे, ठीक है। और बाकी जो ऊपर नीचे दिए गए हैं 346 ये गलत संख्या है, 246 ये गलत संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कितने मेडिसिन हैं ओरिजिनल रिपोर्टरी में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस इन रिपोर्टरी बीटीपीवी, बीटीपीवी में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 52, 90 90। बहुत सही। एकदम गलत आंसर है ये। टोटल 7 सेक्शंस हैं इसके अंदर। ऑप्शन सी पुष्पेंद्र करेक्ट। इसमें केवल टोटल 7 सेक्शन है। 90 एंटीसोरिक में था, ठीक है। 90 जो है वो एंटीसोरिक रिपोर्टरी में था, इसमें नहीं। बीटीपीवी में सिर्फ 7 सेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी इज द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ किसका? नेर की रिपोर्टरी का, केंट की रिपोर्टरी का, बोरिक की रिपोर्टरी का, या बोनिंग-हसन की रिपोर्टरी का? किसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी? सर डी। यस इट इज ऑप्शन डी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी बोनिंग-हसन इसीलिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। एक तो उन्होंने रिपोर्टरी बनाई और इस एक टेक्निक को उन्होंने इजाद किया जिसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर लेवल के सिम्टम को उसका प्रमोशन कर दिया और उसको जनरल सिम्टम बना दिया, यानी उसको कैरेक्टरिस्टिक बनाने में मदद कर दी। एक कोई लोकल सिम्टम था, उसके साथ किसी और एक लोकल सिम्टम को जोड़ के सिम्टम को कंप्लीट कर दिया। इसीलिए इसको, इस डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर थियोरी ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इट वाज बोनिंग-हसन जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को आगे बढ़ाया, सबके सामने रखा। तो बोनिंग-हसन की जितनी भी रिपोर्टरीज हैं बीटीपीवी से शुरू होकर उन सब में ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी या डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, वॉन बोनिंग-हसन जनरलाइज्ड द सिम्टम्स बाय अडॉप्टिंग, उन्होंने ये सिम्टम्स को जनरलाइज किया कौन सी फिलोसफी को एक्सेप्ट करके, या कौन सी फिलोसफी को अडॉप्ट करके? डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को अडॉप्ट करके, जनरल सिम्टम्स को अडॉप्ट करके, या कंसेप्चुअल इमेज ऑफ द इमेज को अडॉप्ट करके, या कॉमन सिम्टम्स को अडॉप्ट करके? सिम्टम्स को जनरलाइज किस कौन से मेथड को अपनाकर उन्होंने किया था? इस क्वेश्चन का अर्थ ये होता है। एग्जैक्टली नहीं गरिमा, ये डी नहीं होगा, कॉमन सिम्टम्स नहीं होगा, ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। हाँ ए, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। तो इट इज बोनिंग-हसन ने डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को अडॉप्ट करके सिम्टम्स को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स को ही उन्होंने जनरलाइज किया है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, कॉमन सिम्टम्स को ही उन्होंने जनरलाइज किया है, लेकिन जो मेथड उन्होंने यूज किया वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये था यूपीएससी 2004 में, फिर दोबारा पूछा गया 2014 में बिहार आयुष होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर में। बोनिंग-हसन जनरलाइज द सिम्टम्स बाय अडॉप्टिंग, क्या होगा आंसर? डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। जी, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। Which of the following fundamental concepts forms the foundation of Boning-Hसन therapeutic pocketbook? नीचे दिए गए जितने भी विकल्प हैं उनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो इस बीटीपीवी की नींव बन जाता है, या बीटीपीवी का फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा फाउंडेशन खड़ा है? तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, कंकॉर्डेंस, या ऑल ऑफ द अबव? सर डी है। डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंटीसोरिक्स में नहीं था, अब की बार है, बीटीपीवी में था।
डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट एंटीस्टोरिक्स में भी था और इसके अंदर भी है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंकॉर्डेंस, ये कंकॉर्डेंस भी बीटीपीवी में है, एंटीस्टोरिक्स में नहीं था। तो ये तीनों ही फीचर्स थे या तीनों ही कंसेप्ट थे जिनके बेसिस पर बीटीपीवी खड़ा हुआ है। इधर जो दिए गए हैं इसके साथ और 2 पॉइंट्स हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन और डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम। तो टोटल 5 फीचर्स हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर दिया है और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि बीटीपीवी में डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी भी यानी ग्रैंड जनरलाइजेशन वाला कंसेप्ट भी है, कॉन्कॉमिटेंट वाला कंसेप्ट भी है, और कंकॉर्डेंस वाला फीचर भी उसमें मौजूद है। कंकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकॉर्डेंस? रेमेडी रिलेशनशिप होगा। रेमेडी रिलेशनशिप। और ये रेमेडी रिलेशनशिप किसने बताया? नाम किसने चेंज किया? कंकॉर्डेंस का नाम रेमेडी रिलेशनशिप में किसने चेंज किया? सर एलन ने। डॉक्टर एलन ने चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी मींस, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल इज ट्रू ऑफ द पार्ट। दूसरा है व्हाट इज ट्रू ऑफ माइंड इज ट्रू टू द बॉडी। तीसरा है व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल। या ऑप्शन डी व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज नॉट ट्रू ऑफ द होल। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी मींस, फिर नीचे के 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्या होगा, कौन सा होगा इसमें सही आंसर? सी। ऑप्शन ए। सी। और कोई? सर सी होगा। क्यों होगा सी? बी सर। डी? डी बोला आपने? नो सर, बी। बी, व्हाट इज ट्रू ऑफ माइंड इज ट्रू ऑफ द बॉडी। अच्छा, ऑप्शन ए क्यों बोला आपने? जिसने भी बोला ऑप्शन ए क्यों? मुझे बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। पहले ये बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी कौन सी रेपोर्टरी में है? बीटीपीवी में, करेक्ट। बीटीपीवी कौन सी लॉजिक पर बेस्ड है? यानी वो हम बोलते हैं ना जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर किस पे? जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल है सर। पर्टिकुलर टू जनरल। यस, इट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टू जनरल। और डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी भी क्या करता है? पर्टिकुलर सिम्टम को जनरलाइज कर रहा है, यानी वो भी पर्टिकुलर टू जनरल जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, ये अंडरस्टूड है? यस सर। ठीक है, तो अब इसके सारे ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल। होल का मतलब क्या हो गया? जनरल। इज ट्रू ऑफ द पार्ट यानी पर्टिकुलर। तो पहला ऑप्शन हमको बताता है जनरल टू पर्टिकुलर पे जाने के लिए। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? नो सर। नहीं, क्योंकि हमारी रेपर्टरी पर्टिकुलर टू जनरल जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू ऑफ माइंड इज ट्रू टू द बॉडी। जो हमारे दिमाग के लिए सही होगा वो हमारे शरीर के लिए भी सही होगा। दिमाग क्या है, जनरल है या पर्टिकुलर है? जनरल दिमाग जनरल है। और बॉडी क्या है? पर्टिकुलर है। तो अगेन सेकंड ऑप्शन भी जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा है। तो क्या ये सही ऑप्शन होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। फिर एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट। जो हमारे एक अंग के लिए सही है वो बाकी के अंगों के लिए या वो जनरलाइज्ड में वो ट्रू नहीं है। तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है ना। ये तो जो हमारे पार्ट के लिए सही है वो हमारे लिए भी सही है। अगर मुझे दर्द हो रहा है, मेरी उंगली में अगर दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द हो रहा है ना वो। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, बचता है ऑप्शन सी। वो क्या कहता है? व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट। जो मेरे लिए सही है
यानी कि जो पर्टिकुलर है इज ट्रू ऑफ द होल, वो जनरलाइज भी है। समझे आप? यानी ये ऑप्शन सी जो है वो पर्टिकुलर से जनरल पे ले जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब चलिए, ये तो इतना हमने दिमाग लगा लिया, इतना आकलन कर लिया। बोनिंग का सिर्फ इतना स्टेटमेंट याद रखिए जहां पर उन्होंने यही सेंटेंस कहा था कि व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज आल्सो ट्रू ऑफ द होल। ठीक है, ये बोनिंग का कथन है। तो डॉक्टर ऑफ एनालॉजी उन्होंने इसीलिए अप्लाई किया था क्योंकि जो अगर मेरी उंगली में दर्द है, उंगली मेरा क्या है, पर्टिकुलर पार्ट है, और मैं पूरा का पूरा व्यक्ति तो मेरा कैसा है, वो जनरल है। तो ये जो उंगली का जो मेरा दर्द होगा, वही दर्द मुझे भी हो रहा है। ये पर्टिकुलर लेवल का सिम्टम मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं पूरे जनरल को तकलीफ दे रहा है। भले वो दर्द एक लोकलाइज्ड जगह पर हो, लेकिन वो डिस्टरबेंस मेरे पूरे इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा है, यानी पर्टिकुलर से जनरल जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर ऑफ एनालॉजी के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल। जो एक अंग के लिए सही है वो पूरे के पूरे उस व्यक्तित्व के लिए भी सही होगा। ये क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट की कोई शंका है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रूब्रिक है, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, बीच में स्पेस आ गया है। अवराइज, अवराइज का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, या जिसको पैसे खर्च करने में जिसकी मतलब जो नहीं खर्च करना चाहता, जो पैसे बहुत बचाता हो। एवराइज जो रूब्रिक है वो बीटीपीबी में कहाँ पर पाया जाता है? कौन सी सेक्शन में होगा? माइंड में होगा, इंटेलेक्ट में होगा, इंटरनल हेड में होगा, या विजन में होगा? केवल 17 रूब्रिक है, तो इसको हम याद कर सकते हैं आसानी से। सर माइंड में। वेरी गुड, तो ये माइंड में आएगा क्योंकि पुष्पेंद्र भी करेक्ट है, माइंड में ये आंसर ये होगा। एवराइज माइंड का सिम्टम है ना, एवराइज मेरा माइंड का सिम्टम है। ये इंटरनल हेड यानी हेड का सिम्टम नहीं है, ये विजन आंखों का सिम्टम नहीं है। तो इंटरनल हेड और विजन तो हट गए, बचता है माइंड और इंटेलेक्ट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमको सॉल्व करना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, और आगे आने वाले और भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं कि एवराइज या ऐसा कोई रूब्रिक बीटीपीबी में कहाँ पर पाया जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस रेपर्टरी से ताल्लुकात बढ़ाना पड़ेगा। इंटेलेक्ट क्यों नहीं होगा, वही मैं बता रहा हूँ। इंटेलेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इंटेलेक्ट में मौजूद नहीं है। बीटीपीबी में डॉक्टर बोनिंग हसन ने इसको माइंड सेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ यही पूछा गया इस सवाल में कि एवराइज को बोनिंग हसन ने थेरेपेटिक पॉकेट बुक में किस चैप्टर के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक या लॉजिकल रीजन नहीं है, बस ये पूछा गया है कि ये किस सेक्शन में आपको मिलेगा। तो और ऐसे क्वेश्चंस को वही मैं बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए थोड़ा सा इस रेपर्टरी के साथ या किसी भी रेपर्टरी के साथ आपको ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे, आपको उसको बार बार विजिट करना पड़ेगा। यही रीजन था कि मैंने कल वो बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक की एक सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेज दी ताकि आप लोग उसमें देख सकें। आप लोगों के पास अगर सॉफ्टवेयर होगा तो आप लोग सॉफ्टवेयर में भी उसको देख सकते हैं कि ये एवराइज या कोई भी रूब्रिक अगर ऐसा पूछा गया तो वो कहाँ पर है। एग्जाम में ये सॉफ्टवेयर वाली सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्योंकि आप उसको बार बार यूज टू रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा आसानी से कि कहाँ पर ये मौजूद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेड्स डू यू फाइंड इन बोनिंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक? कितने ग्रेड्स हैं थेरेपेटिक पॉकेट बुक में? 3, 4, 5 या 6? तो ऑप्शन सी 5 सेक्शन 5 ग्रेड्स है, सॉरी। फिर एक क्वेश्चन है, ऑफ द बिलो विच रेपर्टरी, ऑफ द बिलो इन विच रेपर्टरी
एमुलरेशन इज ओमिटेड इन द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। नीचे दिए गए सारी रेपर्टरीज में से कौन सी ऐसी रेपर्टरी है जिसके रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाले सेक्शन में एमुलरेशन को ओमिट कर दिया गया है? बोनिंग एंड थेरापेटिक पॉकेट बुक, सिंथेसिस, कैंट या कंप्लीट रिपोर्ट? कौन सा हो? बॉर्निंग यस, बोनिंग एसन, क्योंकि बोनिंग एसन के अलावा इस सिस्टम को किसी ने यूज ही नहीं किया है, किसी ने इसको लागू नहीं किया अपने रेपर्टरी में। इट इज ओनली बोनिंग एसन जिसने इन्होंने अपने थेरापेटिक पॉकेट बुक में भी रखा, और इसके थेरापेटिक पॉकेट बुक से पहले भी एक अटेम्प्ट एट शोइंग रिलेटिव किनशिप को उन्होंने पब्लिश करवाया। और जब बोगर ने आगे जाकर बीबीसीआर बनाई तो उसके अंदर भी इस रिलेशनशिप सेक्शन को रखा। तो ऑप्शन सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, या तो अटेम्प्ट एट रिलेटिव किनशिप हो सकता है, या तो वो बीटीपी भी हो सकता है, या तो वो बीबीसीआर हो सकता है। अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें कहीं भी अटेम्प्ट एट शोइंग रिलेटिव किनशिप का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी बीबीसीआर का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। बचा कौन? बोरिंग एसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो शायद कल मिस हो गया था हमसे बताना। ये जो रिलेशनशिप वाला सेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो आपको एग्रीवेशन उसमें दिखाई देगा, लेकिन एमुलरेशन वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो वहां से ये क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाले सेक्शन में एमुलरेशन को ओमिट किया गया है, तो वो कौन सी रेपर्टरी? तो उसका आंसर है बोनिंग एसन थेरापेटिक पॉकेट। 3 ही रेपर्टरी है जिसमें रिलेशनशिप वाला सेक्शन को लागू किया गया है। इसमें से अगर आप अटेम्प्टेड किनशिप को हटा दें तो 2 ही बचते हैं, बीबीसीआर और बीटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पेयर्ड, अगेन ये एक रूब्रिक है। इम्पेयर्ड इज फाउंड अंडर चैप्टर ऑफ डैश बोनिंग एसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। तो बोनिंग एसन थेरापेटिक पॉकेट बुक में ये इम्पेयर्ड कौन से चैप्टर में या कौन से सेक्शन में हमको देखने को मिलेगा? कौन से सेक्शन में मिलेगा? माइंड हो सकता है, माइंड हो सकता है। माइंड हो सकता है क्या? माइंड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें इम्पेयर्ड लिखा हुआ है, यानी ये किसी न किसी फंक्शन को इम्पेयर कर रही है। नेक्स्ट, क्या ये, हाँ, क्या ये इंटेलेक्ट हो सकता है? वही जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर रूब्रिक्स को पूछा गया होगा वहां पर हमको उससे क्या कहते हैं, उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी उस रेपर्टरी से, ताकि हम ऐसे नहीं, ये ऑप्शन डी सर्कुलेशन भी नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है गरिमा जी, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो ए बी सी डी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इम्पेयर्ड जैसा कोई चैप्टर ना माइंड में है, ना इंटेलेक्ट में है, ना सेंसेशन में है, ना सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो रॉन्ग है। पॉसिबली या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी है, लेकिन ऐसी संभावनाएं भी
हो सकती हैं। तो आंसर देने से पहले थोड़ा सतर्क हो जाइए कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। आपने सपोज करो माइंड डाल दिया या इंटेलेक्ट डाल दिया या अपना दिमाग लगा के सेंसेशन डाल दिया, सर्कुलेशन, कुछ भी आपने एक ऑप्शन डाल दिया, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली डाला है इसके अंदर, आपको नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे। जो आपने मार्क्स एक एक सवाल को हल करके मार्क्स जमा किए ना, वो मार्क्स ऐसे ऐसे गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे एक एक करके ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है। तो इम्पेयर्ड जो चैप्टर है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स, और इसका कोई भी ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। क्योंकि नहीं दिया है ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज ये इम्पेयर्ड जो शब्द है ये पूरे बीटीपीबी में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? चलिए, बोनिंग-एसन्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में पब्लिश हुई थी? 1846. 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूब्रिक डिजायर फॉर ओपन एयर, डिजायर फॉर ओपन एयर कौन से में पाया जाएगा? बीटीपीबी में किस सेक्शन में पाया जाएगा? बी सर। बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बीडी। क्या ये एग्रीवेशन की बात कर रहे हैं? क्या इसमें ये लिखा है कि एग्रीवेशन कहाँ पर मिलेगा? नहीं सर। ओपन एयर से एग्रीवेशन नहीं, तो एग्रीवेशन तो नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि ओपन एयर से एमेलोरेशन कौन से सेक्शन में मिलेगा? नो सर। तो ये एमेलोरेशन भी नहीं है, दो ऑप्शन तो निकल गए। बचता है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स और एमेलोरेशन, ये सॉरी फीवर, ये दो ऑप्शन बच जाते हैं। फीवर में नहीं है, डिजायर्स जो है वो सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो डिजायर्स, एवर्जन, ये सब सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में होते हैं। यहाँ पर डिजायर है तो वो भी सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, स्लाइड चेंज। हाँ, द रूब्रिक वर्टिगो कौन से सेक्शन में मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन बड़ा डाउट क्रिएट कर देते हैं ना। फीवर में मिलेगा, माइंड में मिलेगा, सेंसेशन कंप्लेंट में मिलेगा, किसमें मिलेगा? सर सी। यस Mind and- यस इट इज सी, माइंड और इंटेलेक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rubric parotid glands in BTPB is found in section, कौन से सेक्शन में मिलेगा parotid glands? ईयर। सी में